In this video, we are going to cover class 9 history का chapter number 1, which is the French Revolution, and this video is the part number 3 of this chapter. And in this video, finally आपको ये पूरा chapter complete हो जाएगा और आप इसके जो पहले के जो parts हैं, part 1 and 2, उनका link मैं description box में डाल दूंगी, आप वहाँ से इनको देख सकते हैं. And now let's get started. तो गाइज अभी तक हमने समझा कि हमारा फ्रांस अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन चुका है. ओके, लुई 16 जी ने सरेंडर कर दिया है, वो अभी भी मोनार्की पद पे है, लेकिन अब वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन चुका है, यानी मोनार्की गवर्न बाय कॉन्स्टिट्यूशन हो गया है और नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज कर दिया गया. उन्होंने रूल में आते ही नेशनल असेंबली ने रूल में आते ही कुछ चीजों को अबॉलिश कर दिया है, लाइक फ्यूडल सिस्टम को, टैक्सेस लाइसेंस को एंड बर्थ प्रिविलेजेस को. ओके, नाउ अब साल चल रहा है 1791 का. ठीक है, अब इस वीडियो में हम क्या समझने वाले हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनने के बाद फ्रांस में आगे क्या हुआ, आगे का क्या सफर रहा. तो नाउ जैसे कि मैंने पहले बताया, नाउ अब ईयर चल रहा है 1791 का. ओके, अब फाइनली हमारी फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बनके रेडी हो गया है. अब जब कॉन्स्टिट्यूशन बना है तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी होंगे इस कॉन्स्टिट्यूशन के. अब उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, नाउ लेट्स सी दैट. उसके मेन 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं. पहला ऑब्जेक्टिव ये कि मोनार्क की जो लिमिट्स है, मोनार्क की जो पावर्स है, उनको लिमिट कर दिया गया, उनके पावर्स को बहुत ज्यादा लिमिटेड कर दिया गया है, कई सारी चीजों पे लिमिटेशंस लगा दी गई हैं. सेकंड इज सेपरेशन ऑफ पावर. सेकंड ऑब्जेक्टिव इज सेपरेशन ऑफ पावर. एब्सोल्यूट पावर्स मोनार्क के हाथ में नहीं दी गई है, बल्कि सेपरेशन ऑफ पावर कर दिया गया है. डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में लाइक एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, इन तीनों इंस्टीट्यूशंस में पावर्स को डिवाइड कर दिया गया है. एंड थर्ड ऑब्जेक्टिव इज इनडायरेक्ट इलेक्शंस. जो हमारी नेशनल असेंबली है, उनके जो लोग हैं, उनमें कौन कौन होने चाहिए, उनको ये डिसाइड करने के लिए इनडायरेक्ट इलेक्शंस यानी वोटिंग का सिस्टम भी चालू कर दिया गया है. ओके, सो दीज आर द 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि कब बना, 1791 में. अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपने लीडर को चुनने का जो हक है, यानी कि नेशनल असेंबली में कौन कौन लोग होने चाहिए, इसके लिए अब इनडायरेक्ट इलेक्शन स्टार्ट हो गए हैं, इसके लिए अब वोटिंग स्टार्ट हो गई है. ठीक है, अब ये वोटिंग सिस्टम किस तरह से था फ्रांस में उस टाइम पर, जैसे अभी इंडिया में किस तरह से है कि 18 ईयर से अबव कोई भी, चाहे गरीब, चाहे अमीर, चाहे मेल, चाहे फीमेल, कोई भी रिलीजन, रीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, कोई भी, अगर आप 18 ईयर्स अबव हैं, आप अपना वोट कास्ट कर सकते हैं. तो ये हमारे यहाँ का वोटिंग सिस्टम है. उसी तरह से फ्रांस के यहाँ का वोटिंग सिस्टम किस तरह से था, अब वो हमें समझना है. फ्रांस में थे 2 टाइप्स के सिटीजन, एक्टिव सिटीजन एंड पैसिव सिटीजन. एक्टिव सिटीजन वो जो कि अपना वोट दे सकते हैं और पैसिव सिटीजन वो जो कि अपना वोट नहीं दे सकते. अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, आप इंडिया में इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि एक्टिव हमारे यहाँ पे वो लोग होंगे जो कि 18 ईयर से अबव हैं, वो सब अपना वोट दे सकते हैं, तो वो हमारे यहाँ के एक्टिव सिटीजन हैं. और पैसिव कौन, जो भी 18 ईयर से बिलो है, वो अपना क्योंकि वोट नहीं कास्ट कर सकते, तो वो हमारे यहाँ के पैसिव सिटीजन होंगे. इसी तरह से फ्रांस में कुछ थे एक्टिव सिटीजन एंड पैसिव सिटीजन, लेकिन ये किस तरह से डिवाइडेड थे. तो देखो, सबसे पहले तो ये कि विमेन को वोट देने का अधिकार था ही नहीं. ठीक है, चाहे तुम अमीर हो, गरीब हो, तुम्हारी एज क्या है क्या नहीं है, कुछ नहीं इससे मैटर करता, लेकिन विमेन को वोट देने का अधिकार था ही नहीं. तो विमेन सारी की सारी क्या थी, पैसिव सिटीजन. उसके अलावा चिल्ड्रन पैसिव सिटीजन. ठीक है, उसके बाद अच्छा नेक्स्ट बताने से पहले अभी आप ये समझो कि एक्टिव सिटीजन कौन थे. तो सबसे पहला पॉइंट कि आपको 25 साल से बड़ा होना चाहिए. ठीक है, सिर्फ मेल्स वोट कर सकते हैं और सिर्फ वही मेल जो कि 25 ऑफ ईयर्स अबव है. ठीक है, 25 उनकी एज है या फिर उनसे अबव, ये वोट कर सकते हैं. उसके बाद एक शर्त और थी, और वो ये कि सिर्फ वही मेल 25 ईयर्स ऑफ एज या अबव वाले सिर्फ वही मेल वोट कर सकते हैं जो कि 3 दिन की पगार जितना टैक्स पे कर रहे हो. ये थे हमारे फ्रांस के एक्टिव सिटीजन एंड पैसिव सिटीजन. अब देखो, नेशनल असेंबली के जो इलेक्शंस होते हैं वो कैसे हो रहे थे वहां पे, इनडायरेक्ट वे में, ना कि डायरेक्ट वे में. कैसे हो रहे थे, इनडायरेक्ट वे में. अब ये डायरेक्ट वे और इनडायरेक्ट वे क्या होता है, इसको समझने के लिए हम लेते हैं इंडिया का एग्जांपल. अब देखो, इंडिया में इलेक्शंस होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के होते हैं. ठीक है, हम उसमें अपना वोट डायरेक्टली देते हैं. ठीक है, कि हम चाहते हैं कि भाई प्राइम मिनिस्टर के पद पे बीजेपी आए, ठीक है, कांग्रेस आए. ठीक है, हम इस तरह से, ये डायरेक्ट होता है. ठीक है, तो हम वहाँ पे अपना डायरेक्ट वोट देते हैं कि हम चाहते हैं ये पार्टी आए, या हम चाहते हैं ये वाली पार्टी आए, या हम चाहते हैं कोई और पार्टी आए. इस तरह से हम डायरेक्टली उनको हम वोट देते हैं. लेकिन क्या हम डायरेक्टली प्रेसिडेंट भी अपना चूज कर सकते हैं? हम डायरेक्टली अपना पीएम तो चूज कर सकते हैं. ठीक है, कि हम चाहते हैं मोदी जी बने, हम चाहते हैं राहुल गांधी बने. ठीक है, इस तरह से हम चूज कर सकते हैं. लेकिन क्या हम डायरेक्टली प्रेसिडेंट को भी चूज कर सकते हैं कि हम चाहते हैं ये बने या वो बने? नहीं. प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस है वो इन डायरेक्ट वे नहीं होते, बल्कि वो इनडायरेक्ट वे में होते हैं. ठीक है, हम एमएलए एमपीज को चूज करते हैं जो कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, और वो फिर फर्दर जाके फिर वो अपना वोट कास्ट करते हैं, और फिर वो लोग बैठ के मतलब आपस में डिसाइड करते हैं कि ये हमारे प्रेसिडेंट होने चाहिए. तो हम डायरेक्टली किसको वोट देते हैं, पीएम के लिए. ठीक है, तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट इलेक्शन जो हम पीएम के लिए कर रहे हैं. लेकिन जो प्रेसिडेंट वाला है, क्योंकि हम उसमें डायरेक्टली प्रेसिडेंट को इलेक्ट नहीं कर रहे, हम तो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुन रहे हैं. ठीक है, एमएलए एमपीज, और फिर वो लोग फाइनली अपना डिसाइड करें कि प्रेसिडेंट कौन होना चाहिए, हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव्स मिलकर. तो ये कैसी सिस्टम है, ये कैसा सिस्टम है वोटिंग का, इनडायरेक्ट सिस्टम. तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि दैट व्हाट इज
डायरेक्ट इलेक्शन एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन। देखो अब जो हमारे एक्टिव सिटीजन हैं ये भी पॉपुलेशन में थे बहुत ज्यादा इन नंबर्स, ठीक है, ये बहुत ज्यादा नंबर्स में थे। अब ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे एक्टिव सिटीजन मिलकर नेशनल असेंबली के लोगों को चुनेंगे, ऐसा नहीं होता था। तो कैसा होता था कि सारे एक्टिव सिटीजन चूज करते थे कुछ 50,000 इलेक्टर्स, ठीक है, सारे एक्टिव सिटीजन मिलकर किनको चूज करते थे, 50,000 इलेक्टर्स को, 50K इलेक्टर्स को ये लोग चूज करते थे। और फिर फर्दर ये जो हमारे 50K इलेक्टर्स हैं, हमारे 50,000 ये जो चुने गए इलेक्टर्स हैं, ये लोग चूज करते थे फर्दर नेशनल असेंबली के रिप्रेजेंटेटिव्स को, जो कि कितने नंबर में है, 745 रिप्रेजेंटेटिव जो कि कहां पे है, नेशनल असेंबली में। तो देखो एक्टिव सिटीजन किसको वोट दे रहे हैं, पहले किसको चूज कर रहे हैं, पहले 50K इलेक्टर्स को, 50,000 इलेक्टर्स को ये लोग चूज करते हैं कि हम चाहते हैं ये लोग हमारे मतलब एक तरह से बेसिकली ये भी अपने एमएलए एमपी को चूज कर रहे हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज कर रहे हैं, और फिर ये फर्दर रिप्रेजेंटेटिव बैठकर डिसाइड कर लेते हैं या वोट करते हैं कि हमारे जो नेशनल असेंबली के लोग हैं वो ये लोग होने चाहिए, जो कि कितने हैं नंबर में, 745। गाइस देखो अब हमारे फ्रांस में हो क्या रहा है, बेसिकली अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशन भी बन चुका है, कब, इन 1791, और उसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो भी मैंने आपको समझा दिया, और अब वोटिंग भी वहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। तो देखो यार फ्रांस में इतना कुछ चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई है, मोनार्की की कितनी सारी जो पावर्स हैं लिमिटेड हो गई हैं। तो इससे आपको क्या लगता है जो लुई 16 है वो खुश होगा या दुखी होगा, सोच के बताओ। ऑब्वियसली यार वो दुखी होगा, उसके पास पहले अनलिमिटेड पावर थी, उसका जो मन करता वो कर सकता था, लेकिन अब उसके सर पे कॉन्स्टिट्यूशन आ गया है, उसको उसी के हिसाब से सारे काम करने हैं। तब लुई 16 ने सोचा कि भाई अब ये तो बहुत गलत हो रहा है यार, भाई मुझे ना अपनी सारी जो पावर्स हैं, जो फ्रीडम थी पहले की, वो मुझे वापस से चाहिए, मुझे जो अपना पहले जो रुतबा था मोनार्की मुझे वापस से लेकर आनी है फ्रांस में। तो देखो अब लुई 16 ने करी थोड़ी सी चालबाजी, ठीक है। लुई 16 बात करने लगा दूसरे कंट्रीज के किंग्स के साथ, जैसे कि ऑस्ट्रिया एंड प्रूशिया। ऑस्ट्रिया से कौन थी, मैरी एंटियोनेट, जिनसे लुई 16 की शादी हुई है। तो बेसिकली एक तो अपने ससुराल वालों से, ठीक है, अपने ससुराल के किंग से वहां से बात करी, प्रूशिया के किंग से इन्होंने बात करी। उन्होंने साथ में बैठ के सोचा कि भाई देखो जैसे कि यहाँ पे फ्रांस में ये हो गया, इन्होंने मोनार्की की पावर्स को लिमिटेड कर दिया, ठीक है, लुई 16 को पद से हटा दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लिया है। अगर फ्रांस से प्रेरित होके, इनसे इंस्पायर होके अब हमारे देश के लोगों ने भी ऐसा कर दिया तो हमारे लिए तो मुसीबत हो जाएगी। तो ऑस्ट्रिया, जो बाकी कंट्रीज के जो किंग्स वगैरह थे, बेसिकली सारे के सारे मोनार्क्स साथ में आकर बैठ गए, इन्होंने अपना एक जुट बना लिया, ठीक है। उन्होंने सोचा कि भाई हमें कुछ तो यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है, लोगों को कंट्रोल में लाना पड़ेगा, ठीक है, और वापस से फ्रांस में मोनार्की एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी, ताकि और लोग, और कंट्री के जो लोग हैं इनसे इंस्पायर ना हो जाए और हमारी भी पावर्स को लिमिटेड ना कर दे और हमारा तख्ता पलट ना हो जाए, ठीक है। तो अब ऑस्ट्रिया और प्रूशिया और लुई 16 यानी फ्रांस के किंग आपस में आ गए हैं। यहाँ पे इनका पूरा ये लोग सोच रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। अब जब ये सब चीजें ये कुछ करते, ठीक है, कुछ कर पाते, उससे ही पहले इन सब चीजों के बारे में किसको पता चल गया, कॉमन पीपल को, ठीक है। अब जब कॉमन पीपल को इन सब चीजों के बारे में पता चला कि हमारे लुई 16 तो चोरी चोरी चुपके ये सब चीजें कर रहे हैं, तो उन्होंने उससे पहले ही सारी ये जो तीनों मोनार्क्स हैं, लुई 16, ऑस्ट्रिया, प्रूशिया, इनके ऊपर वार बोल दिया। इन्होंने इसके ऊपर इन कंट्रीज के ऊपर वॉर बोल दिया, ठीक है, वॉर करने निकल पड़े। और उसके बाद वॉर वगैरह हुआ, वॉर्स में क्या हुआ, बहुत सारे पेट्रियोटिक सॉन्ग्स वगैरह लिखे गए, जैसे कि आपकी बुक में एक सॉन्ग का नाम दिया गया है विच इज मर्सेल्स, ठीक है। इट इज अ पेट्रियोटिक सॉन्ग जो कि इसी वॉर के दौरान लिखा गया था, और एट प्रेजेंट टाइम यही सॉन्ग मर्सेल्स फ्रांस का नेशनल एंथम भी है। जो फ्रांस का फिलहाल अभी नेशनल एंथम जो सॉन्ग है मर्सेल्स, इसको लिखा गया है रॉजर डे लाइजल के द्वारा, ठीक है, रॉजर डे लाइजल। अब एक बार फिर से हमारी फ्रांस में वॉर का माहौल बन चुका है, ठीक है। कॉमन लोग मोनार्क के साथ मिलकर लड़ाई वगैरह करने लग रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ है, सारे के सारे जो मेल्स हैं वो तो फाइट में एंड वॉर में बिजी हो गए हैं, और औरतें सारी हाउस होल्ड वर्क्स में अपना बिजी हैं। तो एक बार फिर से फ्रांस में ड्यू टू वॉर देयर इज इकोनॉमिक लॉस, इकोनॉमी फिर से फ्रांस की ठप हो चुकी है, और फिर से लोगों ने इन सब चीजों का जो जिम्मेदार है वो किसको ठहरा दिया, किंग को। क्योंकि ऑब्वियसली अगर लुई 16 ये सब चीजें ना करते, ठीक है, चोरी चुपके ऑस्ट्रिया के पास जा रहे हैं, प्रूशिया के पास जा रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि हम कैसे इन सब चीजों को रीएस्टैब्लिश करें, मोनार्की को रीएस्टैब्लिश करें, तो ये सब चीजें होती ही नहीं। तो फिर से लोगों ने किंग को इसका जिम्मेदार ठहरा दिया। तो गाइस जब हमारे फ्रांस में अब ये सब चीजें हो रही हैं, तो देखो इसका साफ सीधा सा मतलब यही है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो फिलहाल अभी फ्रांस का बना हुआ है 1791 में, वो इनएफेक्टिव है, ठीक है। अगर वो इफेक्टिव होता, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता, बहुत ज्यादा अच्छा होता, तो इस टाइप का इकोनॉमिक लॉस, वॉर की सिचुएशन, डर का माहौल, ये सब चीजें नहीं होती।
अच्छा अभी देखो, ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि फिलहाल कब बना, 1791 में, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बनाया गया था रिच पीपल के थ्रू, ठीक है। अच्छा अब जो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था 1791 का ऑफ फ्रांस, ये बनाया गया था रिच पीपल के थ्रू, ठीक है। ये अमीर लोगों, जो अमीर वर्ग थे उन्होंने मिलकर ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था जो कि इनइफेक्टिव साबित हुआ। अब धीरे धीरे, ये तो हुई रिच लोगों की बात, अब धीरे धीरे जो पुअर सेक्शन था फ्रांस का, उसका भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट आने लगा, और आएगा भी क्यों नहीं जब इतनी इंटरेस्टिंग चीजें होने लग रही हैं फ्रांस में। तो अब पुअर लोगों का धीरे धीरे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट आने लगा, ठीक है, वो भी पॉलिटिक्स में काफी इंटरेस्टेड हो गए। अब उन पुअर लोगों ने मिलकर क्या बना लिया, जो भी पुअर लोग में से जितने भी यंग जो लोग थे जो कि पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्टेड थे, उन सब ने मिलकर अपना एक क्लब बना लिया, और उस क्लब का नाम था जैकोबिन क्लब। गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पस, ठीक है। जैकोबिन क्लब जो कि किसने बनाया था, पुअर सेक्शन ऑफ फ्रांस ने मिलकर, क्योंकि उनका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट आने लगा था। अब इस जैकोबिन क्लब के लीडर कौन थे, जैकोबिन क्लब के लीडर थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। अब जो ये हमारे लोग हैं जैकोबिन क्लब के, जिनके लीडर हैं मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, ये अपने आप को अमीर जो लोग हैं, अमीर लोगों से अलग दिखाने के लिए, जो फैशनेबल वर्ग है उनसे थोड़ा डिफरेंट अपने आप को दिखाने के लिए, अपनी आइडेंटिटी डिफरेंट दिखाने के लिए ये एक डिफरेंट तरह की ड्रेस पहना करते थे, जिसमें क्या क्या इंक्लूडेड थी, व्हाइट स्ट्राइप्स ट्राउजर, यानी इनके ट्राउजर जिसपे व्हाइट स्ट्राइप्स बनी होती थी, एंड रेड कैप। तो ये दो चीजें वो पहना करते थे जिससे कि वो अपने आप को अलग दिखा सके, उनकी एक अलग आइडेंटिटी हो, ठीक है। तो वो एक रेड कैप पहनते थे एंड व्हाइट स्ट्राइप्स ट्राउजर वो पहनते थे, जो कि किसका प्रतीक था, लिबर्टी का, विच इंडिकेट्स व्हाट, लिबर्टी। और ये गाइस, ये जितने भी लोग थे जैकोबिन क्लब के, इनके लिए एक नाम था जो कि जिससे कि अपने आप को एसोसिएट करते थे, इनकी एक पूरी आइडेंटिटी थी, वो क्या थी, सैन क्यूलॉट्स, सैन क्यूलॉट। गाइस अभी तक हमने समझा कि हमारे फ्रांस में 1791 तक क्या चल रहा है। वहाँ पे फूड की शॉर्टेज थी, इकोनॉमिक लॉस था, उसके बाद लोगों ने उसका जिम्मेदार किंग को ठहरा दिया, ऐसे ऐसे ये सब चीजें थी, और फाइनली जो कॉन्स्टिट्यूशन था जो कि 1791 में तैयार हुआ था, उसको इनइफेक्टिव बताया गया, और पुअर पीपल ने मिलकर अपना एक क्लब बना लिया जिसका क्या नाम है, जैकोबिन क्लब, और वहाँ के लीडर है मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। तो ये तो बात हुई 1791 की। अब हम एक साल थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और अब हम जाते हैं 1792 में। अब 1792 की बात है, ठीक है। अब 1792 में क्या हुआ, ओके, तो हमने एक चीज पढ़ी थी जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, दैट व्हाट इज सबसिस्टेंस क्राइसिस। क्या होता है सबसिस्टेंस क्राइसिस, प्लीज कमेंट इट डाउन, ठीक है। तो फिर से अगेन इन दिस ईयर 1792 में एक बार फिर से यहाँ पे आ जाता है सबसिस्टेंस क्राइसिस, यानी कि जीने के लिए भी फिर से अगेन लाले बढ़ गए हैं, ठीक है, बिल्कुल भी रहना मुश्किल हो गया है, भुखमरी फैल गई है, ठीक है, फूड ग्रेन्स के प्राइसेस बढ़ गए हैं, शॉर्टेज हो गई है, सप्लाई कम है। देखो डिमांड तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन सप्लाई बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि जो फूड रिसोर्सेज है वो बहुत कम है। इसकी वजह से जो फूड लिमिटेड जो स्टॉक है उसके प्राइसेस बहुत हाई है, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा हाई है, और लोग इतने ज्यादा हाई प्राइसेस को अफोर्ड नहीं कर पा रहे। जो हालत है उन लोगों की वो भद से बदतर हो गई है, बिल्कुल, ठीक है। तो इस बार जो लोग हैं उनके अंदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा है, वो बहुत ज्यादा इंपेशेंट है। तो फाइनली अब क्या होता है, अब फाइनली हमारे किंग का तख्ता पलट होने वाला है। अब क्या होता है, देखो ये जो हमारे लोग हैं वो बहुत ज्यादा गुस्से में है, इंपेशेंट है, तब ये फाइनली दे प्लान इंसरेक्शन का क्या मतलब होता है, तख्ता पलट कर देना, यानी कि किंग को उठाकर ही गद्दी से बाहर फेंक देना, इसी को हम क्या कहते हैं, तख्ता पलट कर देना, इंसरेक्शन। तो जो हमारे लोग हैं उन्होंने मिलकर क्या प्लान कर लिया है, इंसरेक्शन, ठीक है। अब देखो कौन सी डेट चल रही है, 10 अगस्त 1792, 10 अगस्त 1792 का दिन है जब हमारे लोगों ने मिलकर इंसरेक्शन को प्लान कर लिया है, ठीक है। अब ये सारे लोग मिलकर कहां पे पहुंच जाते हैं, अब ये सारे लोग मिलकर पहुंच जाते हैं पैलेस ऑफ ट्यूलेरीज में, पैलेस ऑफ ट्यूलेरीज। अच्छा गाइस अब क्या होता है, जो हमारे सारे लोग हैं वो पैलेस ऑफ ट्यूलेरीज में अब इकट्ठा हो चुके हैं। अब ये सारे लोग इकट्ठा होकर कहां पे पहुंच जाते हैं, किंग के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि ये लोग इन्होंने क्या प्लान कर लिया, इंसरेक्शन इन्होंने प्लान कर लिया है कि अब तो हम किंग का तख्ता पलट करके रहेंगे। तो ये लोग अब कहां पे पहुंच जाते हैं, पैलेस ऑफ ट्यूलेरीज में, और वहां पे जाके ऑन 10 अगस्त 1792 ये लोग किंग को कैप्चर कर लेते हैं, एंड ही वाज अरेस्टेड। ये लोग मिलकर उनको कैप्चर करते हैं और उसको अरेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो कब की बात हुई, 10 अगस्त 1792 की। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े, अब कौन सा दिन आ गया है, 21 जून 1793। कौन सा दिन, 21 जून 1793। अब इस दिन फाइनली जो किंग है उनको फांसी पे लटका दिया जाता है। नाउ द किंग वाज हैंग टिल डेथ, ठीक है, कब, 21 जून 1793। तो लुई 16 को हैंग कर दिया जाता है, और साथ में उनकी जो वाइफ है मैरी, उनको भी हैंग कर दिया जाता है, यानी अब दोनों किंग एंड क्वीन दोनों ही फांसी पे लटक चुके हैं, दोनों मर चुके हैं ऑन 21 जून 1793। और ये गाइस, और ये जो जगह है जहाँ पे मैरी एंड किंग लुई 16 को हैंग किया गया है, इस जगह का नाम है प्लेस डे ला कॉनकॉर्ड। गाइस अब फाइनली हमारे फ्रांस में अब किंग भी मर चुके हैं, क्वीन भी मर चुकी है। अब फाइनली मोनार्की बिल्कुल जड़ से खत्म हो गई है, और अब हमारा फ्रांस बन चुका है एक रिपब्लिक। रिपब्लिक का क्या मतलब होता है मैं अपने पहले वाले लेक्चर्स में आपको बता चुकी हूँ। तो अब हमारा फ्रांस बन चुका है एक रिपब्लिक। ओके, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर। अब हमारे फ्रांस में जैसे ही लुई 16 का राज खत्म होता है, उनको हैंग कर
दिया जाता है और हमारा फ्रांस क्या बन जाता है, एक रिपब्लिक। अब फ्रांस में आ जाता है रेन ऑफ टेरर, यानी कि सारे के सारे यहाँ पे फिर से एक बार फिर से लुई 16 के मरने के बाद फिर से डर का माहौल बन जाता है। ये डर का माहौल खत्म क्यों नहीं हो रहा, फिर से एक बार यहाँ पर क्या आ गया, रेन ऑफ टेरर आ गया। अब ये क्यों आया, तो अभी देखो, अब जैसे लुई 16 गद्दी से हटे तो अब यहाँ पे गद्दी पे फिर से कोई तो आएगा, है ना, ऐसा थोड़ी है गद्दी खाली रहेगी। तो देखो अभी ये जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन था ये मिलकर किसने बनाया था, रिच लोगों ने, ठीक है, तो वो तो इनफेक्टिव हो गया उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन था। उसके बाद पुअर लोगों का इंटरेस्ट लिया था पॉलिटिक्स में, तो उन्होंने मिलकर अपना एक क्लब बनाया था जिसका क्या नाम था, जैकोबिन क्लब, जिसके लीडर कौन थे, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। तो यही हमारे गरीबों के दाता मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। अब ये लुई 16 के मरने के बाद ये जाते हैं थ्रोन पे, ये आ जाते हैं गद्दी पे, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। अब उन्होंने थ्रोन हासिल कर लिया है। गाइस अब ये जो हमारे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर है, इनका जो टाइम पीरियड रहा है रूल करने का, ये रहा है सिर्फ 1 साल का, विच इज 1793 से 1794 तक। अब इन्होंने अपने रूल में, ठीक है, इन्होंने अपने शासन में क्या क्या चीजें करी, तो इन्होंने कुछ रूल्स बनाए, जैसे कि इन्होंने वेजेस को बहुत ज्यादा लिमिट कर दिया, ठीक है, वेजेस बहुत लिमिटेड कर दी। उसके बाद मीट पे, ब्रेड पे, इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा लिमिटेशंस लगा दी। उसके बाद इन्होंने थर्ड क्या किया, इन्होंने सबको बोला कि सारे के सारे लोगों को सिर्फ और सिर्फ व्हाइट ब्रेड ही खानी है, ठीक है, सिर्फ व्हाइट ब्रेड खानी है। इसका रीजन ये था टू एस्टैब्लिश इक्वालिटी, ताकि इक्वालिटी नजर आए सारे में, ठीक है, कि सारे के सारे लोग, चाहे अमीर चाहे गरीब चाहे मिडिल क्लास, हर कोई मिलकर सेम खाना खा रहा है, सेम रोटी खा रहे हैं। तो इसलिए व्हाइट ब्रेड को नेसेसरी कर दिया कि हर कोई व्हाइट ब्रेड ही खाएगा। तो इन्होंने 3 चीजें करी, ठीक है, तो ये तो थे इनके रूल्स, इन्होंने क्या क्या रूल्स बनाए। अब जो ऐसे लोग थे जो इन रूल्स को नहीं मानते थे, या फिर कोई भी ऐसा इंसान जो कि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के खिलाफ में कुछ बोलता हो या आवाज उठाता हो, वो क्या करते थे, वो उसको सीधा मार देते थे, ठीक है। तो आपकी बुक में एक टर्म दिया हुआ है गिलोटीन। जो भी इंसान, जो भी कोई लोग जो इन डिमांड्स को, जो इन रूल्स को फॉलो नहीं करता था या मैक्सिमिलियन के अपोज में कुछ बोलता था, वो उनको गिलोटीन कर देते थे। अब गिलोटीन क्या होता है, देखो इसको समझना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सपोज करो एक लकड़ी का फट्टा है, ठीक है, आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि एक लकड़ी का फट्टा है जिसके ऊपर क्या लगा हुआ है, ब्लेड लगा हुआ है, ठीक है, एक लकड़ी का ऐसे फट्टा है जिसके ऊपर ब्लेड लगा हुआ है, और नीचे एक नीचे इस तरह से है कुछ, ठीक है, जिसके ऊपर, ठीक है, जैसे डी होता है ना, डी हाफ ऐसा शेप में, हाफ सर्कल टाइप का, उस टाइप से नीचे उस लकड़ी के फट्टे पे ऐसा कटा हुआ है, ठीक है। तो अब होता क्या था इस गिलोटीन में, ये इंसान का सर, ठीक है, उस चीज पे ऊपर ऐसे रख दिया जाता था उस ब्लेड, और फिर उस ब्लेड को नीचे ऐसे गिरा देते थे और सीधा उसका फिर सर खत्म, ठीक है, और वो इंसान भी खत्म, ठीक है। तो इसी को हम कहते थे गिलोटीन। तो जो भी इंसान इन डिमांड्स को फॉलो नहीं करता था, नहीं मानता था, उनके अपोज में कुछ बोलता था, उनको गिलोटीन कर दिया जाता था, सीधा मार दिया जाता था। तो इसीलिए इनका जो शासन था, इनका जो भी ये टाइम पीरियड रहा है 1 साल का, इसको कहा जाता है रेन ऑफ टेरर, क्योंकि यहाँ पे कई सारे लोगों को मारा गया है, उनको गिलोटीन किया गया है। और क्या हुआ, लोग इन सब चीजों से बहुत ज्यादा परेशान हो गए, भाई हमें नहीं चाहिए इस टाइप का राजा जो कि छोटी छोटी बातों पे इंसान का गला ही काट डाले, ठीक है। तो लेटर ही वॉज, तो लोगों ने मिलकर इनको भी भाई सोच लिया कि हमें इनका भी इंसरेक्शन करना है, इनका भी तख्ता पलट करना है, और इनको भी लुई 16 की तरह हमें खत्म करना है। तो लेटर ही वॉज ऑल्सो गिलोटाइन, तो इनको भी लोगों ने मिलकर बाद में इनको कैप्चर किया, अरेस्ट किया, और बाद में ये भी गिलोटीन इनको कर दिया गया। गाइस अब देखो, हमारे फ्रांस में रिच लोगों का शासन रहा, जिसमें कौन थे, लुई 16। उसके बाद गरीबों का भी शासन रहा, जिसके कौन दाता आए थे, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, जो कि पहले कहाँ के लीडर थे, जैकोबिन क्लब के, ठीक है। अब उसके बाद देखो, अमीरों ने ट्राई कर लिया, गरीबों ने ट्राई कर लिया, लेकिन फ्रांस में अच्छे से रूल कोई भी नहीं कर पाया, ठीक है। तो फाइनली अब कौन आते हैं हमारे फ्रांस में, मिडिल क्लास वर्ग के लोग, ठीक है। अब वहां पे स्टार्ट हो जाता है डायरेक्टरी रूल, और उस डायरेक्टरी रूल में कौन आते हैं, मिडिल क्लास पीपल। अब क्या लगता है आपको, क्या ये चीज अच्छे से चली या नहीं चली, सोचो, नहीं चल पाई। अब जो ये वाला रूल था मिडिल क्लास का डायरेक्टरी रूल, ये भी एक तरह से एक फ्लॉप शो साबित हुआ, और ये भी फ्रांस की सत्ता को अच्छे से संभालने में, वहाँ के लोगों को, वहाँ की इकोनॉमी को, पॉलिटिक्स को संभालने में एक
फ्लॉप शो साबित हुआ और वहां पे बेसिकली एक तरह से पॉलिटिकल वैक्यूम एस्टैब्लिश हो गया। गाइस अब हमारे फ्रांस में बेसिकली आ गया पॉलिटिकल वैक्यूम। अब ये पॉलिटिकल वैक्यूम क्या होता है? देखो वैक्यूम का मतलब होता है खाली, ठीक है, कोई भी चीज जो खाली है वो होती है वैक्यूम, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपके बैंक अकाउंट में कितना है तो आप कह सकते हैं वैक्यूम है, ठीक है। चलो हाँ, मतलब मेरे भी वैक्यूम ही है। अच्छा टॉपिक पे वापस आते हैं। तो हमारे फ्रांस में फाइनली देखो रिच लोग अच्छे से शासन नहीं कर पाए, वहां की सत्ता को नहीं संभाल पाए, पुअर पीपल नहीं कर पाए, मिडिल क्लास वर्ग के लोग नहीं कर पाए, सारे के सारे फ्लॉप होते जा रहे थे। तो बेसिकली वहां पे क्या आ गया? पॉलिटिकल वैक्यूम आ गया। वहां का जो थ्रोन था, जो गद्दी थी वो खाली हो गई, तब वहां पे पॉलिटिकल वैक्यूम आ गया। आप देखो जब भी किसी कंट्री में पॉलिटिकल वैक्यूम आता है, कोई भी एक स्ट्रॉन्गर लीडर वहां की गद्दी को आके नहीं संभाल पाता, कंट्री को आके नहीं संभाल पाता, तो मौका मिल जाता है अदर लोगों को, अदर कंट्री के लोगों को या फिर दूसरे किन्हीं लोग को वहां की गद्दी पे आके रूल करने का या फिर उस कंट्री पे आके कब्जा कर लेने का। गाइस यही चांस मिल गया नेपोलियन बोनापार्टे को, ठीक है। तो गाइस वहां पे था एक पॉलिटिकल वैक्यूम, गद्दी पे कोई नहीं था, तो अब इस चीज का फायदा किसने उठाया? नेपोलियन बोनापार्टे ने। और अब वो आकर बैठ चुके हैं कहां पे? फ्रांस की गद्दी पर। अब इन्होंने आकर क्या क्या चीजें करी, क्या क्या नहीं करी, इनका जो रूल था वो सक्सेसफुल साबित हुआ भी या नहीं हुआ, ये जानने के लिए आपको जाना होगा पहले क्लास 10th में। तो ये जो हमारा पूरा चैप्टर है नेपोलियन बोनापार्टे के ऊपर, ये दिया हुआ है क्लास 10 की हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 में। सो दैट वाज इट फॉर टुडे गाइस। ये था हमारा क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर 1 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। गाइस इस चैप्टर के तीनों की तीनों पार्ट्स मेरे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, यू गाइस कैन गो एंड चेक इट आउट। और मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है हैंड रिटन नोट्स का, ठीक है गाइस। वो नोट्स मतलब मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, मैंने बहुत मेहनत से बनाए हैं। अगर आप उन नोट्स को एक बार रीड करेंगे, आप उन्हें पढ़ेंगे ना गाइस, मैं सीरियसली बता रही हूँ, आपको अपनी एनसीईआरटी खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि उसमें बहुत लंबे लंबे जो पैराग्राफ्स वगैरह होते हैं जो कि एक बार देखने में समझ भी नहीं आते, आप बस एक बार ये लास्ट में रिवीजन के लिए और वैसे भी पढ़ने के लिए इतने अच्छे हैं, आप बस इन नोट्स को एक बार गो थ्रू करें, इनको देखें, अच्छे से पढ़ें, समझें, इनके नोट्स बनाएं या प्रिंट आउट निकलवाएं, ये बहुत ही अच्छे हैं। आप बस इनको समझें और ये नोट्स में लिखा क्या गया है अगर आपको ये समझना हो, प्लीज मेरे एक्सप्लेनेटरी वीडियोस देखें, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। थैंक यू सो मच गाइज, आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक इट देन प्लीज don't forget to like, share and subscribe. I will meet you in my next video. तब तक के लिए bye and take care.